दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस क्लास में, इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस क्लास में 21 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक कंप्लीट संग्रह होगा। करंट अफेयर्स जिस रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इस सीरीज को रेगुलर देखिएगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको पुनः हम याद दिला दें, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह सीरीज केंद्रित है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं, तो इसको जरूर देखिए और एकदम निरंतरता के साथ देखिए। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले क्लास में जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने, या फिर बिहार पुलिस को कुल कितना पदक प्रदान किया गया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। विकल्प नंबर सी 18 पदक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये कंप्लीट सूची आपको यहां देखने को मिल रहा है कुल 3 कैटेगरी में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा, जो 18 पुरस्कार या फिर 18 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया है, इनमें से एक है वीरता पदक। अच्छा, यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, जो इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन, इनको वीरता पदक यानी कि गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक, कुल मिला के 18 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आइए सीधे चलते पहले प्रश्न पे। तो ये सवाल है, अगस्त 2026 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की सूची के अनुसार बिहार से कितने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को अर्जुन, द्रोणाचार्य अथवा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मतलब सिंपल सा एक सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बिहार के कितने खिलाड़ियों या फिर प्रशिक्षकों को मिला है। इसमें कुछ कैटेगरी है खेल पुरस्कारों में, वो अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें बिहार का एक भी खिलाड़ी या फिर एक भी प्रशिक्षक इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जरा विकल्पों में देखिए, यहां गलती से 6 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। अमूमन 5 ही रहता है, ये एक्स्ट्रा यहां आ चुका है। ये थोड़ी गलती यहां पर हुई है, लेकिन राइट जो आंसर है, ये किसी को भी नहीं, बिहार के संदर्भ में ये सवाल जो पूछा गया था, राइट आंसर होगा। इसमें बिहार का एक भी नाम नहीं है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो अभी हाल ही में जिसकी घोषणा हुई है, अब जरा इसको देखने का प्रयास कीजिए। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो चर्चा आपके बीच करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें यहां इसमें आपको देखने को मिलेगा। अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं, इसमें 17 पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा। अब यहां नाम भी आप देख सकते हैं, वही अर्जुन पुरस्कार या फिर अर्जुन अवार्ड में, मतलब इस पुरस्कार के अंतर्गत जो खेल पुरस्कार हैं, इसमें कई सारी कैटेगरी है। इसमें अर्जुन पुरस्कार में 17, इसी कैटेगरी में आप देखेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपको यहां पर 3 प्रशिक्षक का नाम दिखेगा। जो नियमित कैटेगरी है, नियमित कैटेगरी यहां अर्जुन अवार्ड का है, और ये वाला जो है अर्जुन अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब इसी द्रोणाचार्य अवार्ड में जो लाइफ टाइम पुरस्कार है, तो किन्हें मिला है वो यहां आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें एक नाम आपको दिखेगा। तो ये जानकारी यहां आपको ध्यान रखना चाहिए, सवाल यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हमने एक लाइन जोड़ दिया है कि बिहार के किसी भी खिलाड़ी, प्रशिक्षक या फिर संगठन को ये सारा कोई भी जो यहां पुरस्कार को लेकर आप देख रहे हैं, एक भी पुरस्कार नहीं मिला है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, इन सारे पुरस्कारों को लेकर जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत, तो अर्जुन पुरस्कार इसमें हम मेनली देखेंगे कि जो 17 पुरस्कार है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया गया है। तो यहां देखेंगे एथलेटिक्स में सर्वाधिक 3 है, और इसके अतिरिक्त बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज, पैरा शूटिंग, हॉकी, कबड्डी, पैरा एथलेटिक्स, रोइंग, शूटिंग, ये सभी कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 17 पुरस्कार दिए गए हैं। अब जरा गौर कीजिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, आपसे पूछे भी जाएंगे कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान। अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान या फिर पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। अगस्त 2021 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1991-92 में हुई थी। जरा गौर कीजिएगा, शुरुआत जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, वर्ष 1991-92 में हुआ था। लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित किया गया, और नाम रखा गया क्या? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मतलब यहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, नाम बदला 2021 में। अब यहां एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये हम आपको देने जा रहे हैं,
अगर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो 2025 को लेकर के किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब तक 3 बार ऐसा हुआ है। एक तो पहली बार 2008 में, फिर 2014 में, अब ये तीसरी बार 2025 में है जब ये सर्वोच्च खेल सम्मान ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। तो ये चीज यहां पर आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही ये जरूरी है। 2025, अच्छा 2025 को लेकर तो ये अभी हम आपको बतला रहे थे, ये सारे सूची आपको हम दिखला रहे थे। एक जानकारी और हमने दिया था 2025 में, जब 2024 को लेकर घोषणा हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पिछले साल। हालांकि यहां आप 2024 लिखेंगे तो ये ज्यादा सटीक होगा, 2025 में मतलब प्रदान किया गया था। तो इसमें 5 नाम आपको दिखेगा, शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। 5 नहीं बल्कि 4 नाम आपको दिखेगा ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, कई बार इस पर हम चर्चा किए हैं। क्लियर है इतनी जानकारी। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, जापान के आइची नागोया प्रांत में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सेपक टाकरा टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित होगा? तो जापान के आइची नागोया प्रांत में। अब भारतीय टीम में बिहार के बॉबी कुमार का चयन हुआ है जो पटना के रहने वाले हैं। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, बिहार सरकार खेल को लेकर पहले की तुलना में पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हो चुकी है। बहुत सारी घोषणाएं होती है, बिहार में बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है और देश दुनिया में बिहार के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से अभी हाल ही के वर्षों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, अपना परचम लहराया है, देश विदेश में इसकी सराहना हो रही है। अभी आपने देखा राष्ट्रमंडल खेल जो 23वां संस्करण ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था, बिहार के 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में शामिल था। एक तो झंडू कुमार जिन्होंने कांस्य पदक जीता और दूसरा नाम था सोमन राणा जिन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। तो ये चीजें हम चर्चा करते रहते हैं। अब बात यहाँ खेल की हो रही है। एक सवाल अगर हम आपसे ये पूछें कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? कल भी हमने चर्चा किया था, तो श्रेयसी सिंह है। वो चीजें नए मंत्रिमंडल को लेकर जो 7 मई 2026 को गठित हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इस तरह से जब चीजें आप पढ़ेंगे तो अमूमन यहां पर जिस प्रकार से आपके बीच हम रख रहे हैं, ये बेसिकली मेरा कहने का सेंस यहां पर यह है कि आपको भरपूर हेल्प करेगा। मतलब दूसरे सोर्स पर आपको आश्रित रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान रखिए। पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके आप लोग दोस्तों सहपाठियों के बीच भी से जरूर शेयर कीजिए। आइए तीसरे सवाल पर। हाल ही में खबरों में रहा श्रावणी के संबंध में, अब यहां पर देखिएगा ये क्या है, अभी हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। अब देखिएगा, इसे पहला कथन कहता है कि इसे भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु, अच्छा ये जो संस्थान है ना बेंगलुरु में है, तो इसकी एस्पायर लैब द्वारा ये विकसित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। अब ये है क्या? यहां कथन 2 में हमने लिखा है, यह 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए एक बहुभाषी वाक् से पाठ यानी कि अंग्रेजी में देखिए स्पीच टू टेक्स्ट एक प्रकार का ये मॉडल है। ये भी कथन सही है। अच्छा, अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है मोबाइल में, मतलब पिछले कुछ वर्षों से बोलते हैं तो वो टाइप होना शुरू हो जाता है। मतलब खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलिए, वो हूबहू आपको जैसा आप बोलेंगे वैसा वो लिखता चला जाएगा। कुछ इसी प्रकार का ये मॉडल है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिएगा कथन 3 कहता है ये इसे आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से विकसित किया गया है। अच्छा, आर्ट पार्क एक संगठन है जो कि संबंधित है ये IISc बेंगलुरु से, मतलब इसी के द्वारा ये विकसित किया गया, तो ये भी कथन सही है। अब कथन 4 देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य केवल अंग्रेजी और हिंदी में वाक्य पहचान तकनीक को बेहतर करना है। नहीं, यहां पर आपने देखा 65 भारतीय भाषाएं और बोलियां इसमें शामिल है, तो ये कथन ऐसे असत्य हो जाएगा। तो कथन 1, 2 और 3 यहां सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसको जरा देखने का प्रयास कीजिए। यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आखिर श्रावणी की जो हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा विकसित किया गया, ये किस प्रकार का मॉडल है, ये चीजें आप देखेंगे। और इसमें एक जरूरी बात यह है, इसका उद्देश्य को जरा देखिएगा, भारत की कम संसाधन वाली क्षेत्रीय भाषाओं
और बोलियों के लिए ये वाक तकनीक यानी कि स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक उपलब्ध कराना है। बेसिकली वैसी भाषाएं, वैसी बोली जो इंटरनेट पर डिजिटल माध्यम में कम उपलब्ध है, कम सोर्स हैं, उसको लेकर के ये चीजें यहां आप देख रहे हैं, यही इसके उद्देश्यों में शामिल है। और 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को कवर करता है, जिनमें कि 20 अनुसूचित तथा 45 क्षेत्रीय और गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। तो ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि यहाँ पर जो जानकारी हमने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। एक चीज और यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मॉडल है प्रोजेक्ट वाणी का हिस्सा है और इसे जो विकसित किया गया है, अभी तो मैंने चर्चा कर रहा था, पॉइंट मैंने आपको बतलाया था, वही सारी चीजें यहाँ हमने आपके बीच रखा है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। भारत और डैश के बीच यानी कि भारत और किस देश के बीच वर्ष 2026 में आयोजित मैत्री अभ्यास, अच्छा रोमन में जो यहां लिखा गया है इसका अर्थ है 15, तो 15वां ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैत्री व्यायाम या फिर मैत्री अभ्यास जो आयोजित होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है, ये आपको मालूम होने चाहिए। 15वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर देखिएगा हमने सवाल किस रूप में आपको पूछा है। इस तरह के पैटर्न में अब सवाल एग्जाम में बनते हैं, जरा गौर से इसको देखिएगा, थोड़ा सा अगर गलती करेंगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और खास करके थाईलैंड के बीच, यहां पर हम ये बात कर रहे हैं। विकल्प नंबर बी में देखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लियर है? और ऐसे बायलैटरल एक्सरसाइज को लेकर कई बार हम डिस्कस आपके बीच करते हैं कि यहां से अमूमन एग्जाम में सवाल बनते हैं। अभी इसकी जो हमने बात किया, ये इस अभ्यास का मतलब 15वां संस्करण है, शुरुआत 2006 में हुई थी। अब ये चीजें यहां पर अच्छे से आपके बीच हमने रखा है। अच्छा 15वां संस्करण की जो शुरुआत है 18 अगस्त से हुई है, 31 अगस्त तक ये संचालित होगा। कहां पर? तो ये आपको ध्यान रखना, थाईलैंड में। यहां इस वाले पॉइंट पे आपके बीच हमने रखा है। उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभियान क्षमता, आपसी समन्वय और सैन्य तालमेल को मजबूत करना। मैं पुनः इस चीज को दोहरा दूं, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बोलते हैं ना एक नौसैनिक अभ्यास, तो ये एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मतलब इसमें सभी मतलब सेना इसमें शामिल है ना, ये चीज यहां ध्यान रखिएगा। अच्छा शुरुआत 2006 में हुई थी। अच्छा इसमें भी एक चीज याद रखने की जरूरत है, जब 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये मैत्री नाम नहीं था, उस समय इसका जो नाम था वो होता था इंडो थाई एक्सरसाइज। नाम जो मैत्री इसका हुआ 2013 में बदल कर किया गया था, है ना, ये यहां आप देख रहे हैं। अब भारत और अन्य देशों के बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, ये कंप्लीट सूची याद रखिएगा, अमूमन यहीं से सवाल बनते हैं। मित्र शक्ति यहां आप देख रहे हैं, या फिर मैत्री की बात कर रहे हैं, मैत्री व्यायाम यहां पर आप देख रहे हैं, तो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के डेली पीडीएफ जो आप बोर्ड पे देखते हैं वो आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलता है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से रेगुलर बेसिस पर चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा प्रिंटेबल मटेरियल भी वहां पर आपको मिलेगा, सभी का टेस्ट क्विज आदि भी वहां उपलब्ध होता है। चलिए 5वां सवाल देखिए, हॉकी फेडरेशन FIH, फ्रेंच में इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, लेकिन अंग्रेजी में से कहा जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसके तहत यहां पर सवाल यह है कि FIH हॉकी विश्व कप 2026 का जो आयोजन है किन दो देशों में संयुक्त रूप से किया जा रहा है? अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसका राइट जो आंसर है यह है बेल्जियम और नीदरलैंड। इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो वर्ल्ड कप है, जो विश्व कप है, वो एक साथ हो रहा है। 15 अगस्त से शुरुआत हुई है, 30 अगस्त तक संचालित होगा। जब यह प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी तो कंप्लीट जानकारी आपके बीच हम लेकर आएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए 2 देशों में इसका आयोजन हो रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको ये देखने को मिलता है कि महिला विश्व कप का जो फाइनल है वो नीदरलैंड में खेला जाएगा और पुरुष विश्व कप का जो फाइनल है वो बेल्जियम में खेला जाएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट यहां हो जाएगी। और जो संयुक्त रूप से आयोजन हो रहा है दोनों वर्गों का, ये पहली बार है, यहां इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है। इसको लेकर जानकारी हम देंगे जब यह प्रतियोगिता संपन्न होगी। फिलहाल इतनी बातों को ध्यान रखिए, ये पहली बार है अपने आप में, तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है। अगला सवाल, 16 अगस्त 2026 को भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर
वर्चुअल जू का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 16 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो उद्घाटन हुआ है ये इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर चिड़ियाघर परिसर में ये विकसित किया गया है। अब इसमें 14D तकनीक का एक प्रकार से जो ये टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया से आयात किया गया है। अब ये 14D जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से रियल मतलब महसूस किया जा सकता है। यहां देखिए एक शब्द जो प्रयोग किया गया है वर्चुअल चिड़ियाघर, वास्तव में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्चुअली वो चीज दिखाया जा रहा है। और यहां देखिएगा 14D जो थिएटर है इसमें दर्शकों को हवा, पानी की फुहार, कोहरा, कंपन सहित विभिन्न संवेदी प्रभावों के माध्यम से वन्य जीवों का वास्तविक जैसा अनुभव कराया जाता है, वास्तविक अनुभव कराया जाता है ना। इस चीज को ध्यान आप लोग रखिएगा। जैसे पटना तारामंडल में जाते हैं, आप बैठते हैं अपने सीट पर, जब आप आसमान की ओर, आसमान तो एक्चुअली होता नहीं है, वो होता है छत, मतलब इस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया है, आपको रियल टाइम लगेगा कि हम आसमान में तारों को देख रहे हैं। तो कुछ उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। यहां देखिए पहली बार भारत में ऐसा हुआ है, ये वर्चुअल चिड़ियाघर भारत का पहला मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ है। बात यहां चिड़ियाघर की हो रही तो एक जानकारी और मैं आपको दूंगा, पटना जू, पटना जू का नाम, अच्छा पटना जू का जो नाम हम लोग जानते थे अब तक संजय गांधी जैविक उद्यान, इसका नाम बदला गया है। सम्राट चौधरी जब 24वें मुख्यमंत्री बिहार के बने तो इन्होंने नाम बदलने का जो कार्य है, मतलब अमूमन, अच्छा मैं इसको ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस ये यहां ध्यान रखिए कि नाम बदलकर पटना जू कर दिया है। अच्छा इसको खास करके संचालित करने वाले, जो प्रबंधन करने वाले एक संस्था है, इसका भी नाम बदला गया, नाम बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी किया गया है। पटना जू की स्थापना कब हुई थी, 50 वर्ष कब पूरे हुए, ये चर्चाएं कई बार हम आपके बीच कर चुके हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, वृक्ष संरक्षण एवं हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त 2026 में वृक्ष संरक्षण विधेयक को मंजूरी देने वाले राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा इसका आंसर आपको हम बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां हम चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो बन रहा है अररिया जिले के रानीगंज में, इस बात को ध्यान रखिए। बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में। दूसरा कहां प्रस्तावित है जिसे मंजूरी मिला है? तो कैमूर में। ये चीजें याद रखिएगा, सवाल ऐसे बनते हैं। यहां देखिए 2026 अगस्त महीने में वृक्ष संरक्षण विधेयक को मंजूरी देने वाले राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 2 राज्य इसमें है। वो राज्य कौन सा है? राजस्थान और पंजाब। यहां इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपके बीच हमने रखा है। अब यहां देखिएगा राजस्थान की पहले अगर हम बात करें, भजन लाल शर्मा सरकार ने या फिर मंत्रिमंडल ने इसको लेकर के ये सारी जानकारी खास करके इस विधेयक को लेकर प्रस्तुत किया। इसमें इसके उद्देश्यों को देखिएगा, गैर वन भूमि पर वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। मुख्य प्रावधान में ये ज्यादा खबरों में रहा है, जो प्रमुख वृक्ष हैं जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल सहित 29 प्रकार के वृक्ष के प्रजातियों के संरक्षण को लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। बिना अनुमति से इसे काटना एक प्रकार से दंडनीय अपराध है। और वहीं इसके विपरीत दूसरी ओर देखेंगे, दूसरी ओर यहां पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो यहां देखिएगा इसके उद्देश्यों में वही सारी चीजें खास करके हरित आवरण बनाए रखना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसके उद्देश्यों में शामिल है। लेकिन प्रावधान में देखिएगा एक पेड़ काटे जाने के बदले 10 नए पौधे लगाने का प्रावधान है। तो वृक्ष संरक्षण विधेयक राजस्थान और पंजाब द्वारा अगस्त 2026 में मतलब वृक्षों के संरक्षण को लेकर शुरू किया गया है। दोस्तों वृक्षों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा चिपको आंदोलन, जिसके जनक कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। आइए एक नजर हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले में यह शुरू हुआ था। इनके नेतृत्व में, मतलब इसका जनक किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। जरा गौर कीजिए, यहां देखने का प्रयास कीजिए कि वृक्षों को बचाने के लिए महिलाएं, वहां की जो स्थानीय महिलाएं थे, कुछ इस प्रकार से घेरा बनाकर खड़ी हो जाते थे। ये एक अनूठा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में। तो चिपको आंदोलन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल यहां से बनते हैं।
अच्छा, अगले सवाल पर जाने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस बीपीएससी वाले कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको जाइए ज्वाइन कीजिए। इसमें कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो 72वीं बीपीएससी के लिए डिजाइन किया गया है, आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। करंट अफेयर्स का जो हमारा एक स्पेशल बैच चलता है विजेता बैच, अगर आप इस बीपीएससी वाले कोर्स को लेते हैं तो विजेता बैच लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुआ है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, वहाँ ये वाला कोर्स दिखेगा, आप इसको परचेज कीजिए इस कूपन कोड के साथ। यहाँ कूपन कोड दिख रहा है आपको NEW15, तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। जो छूटे हुए कंटेंट है वो सभी आपको मिल जाएगा। और ये रहा विजेता बैच, है ना। ये करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो आंख मूंद के आप इसको ले लीजिए, है ना। जो भी अब तक आपके छूटे हुए हैं सारा आपको मिलेगा और आज से अगले 1 साल तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये कुछ मटेरियल हैं जो लॉन्च हुए हैं, जो आपको कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है, हाल ही में निधन हुए चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां सही है। ये चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मतलब इनका भी निधन हुआ है। तो कथन एक कहता है उन्होंने 1998 से 2003 तक चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अभी इस प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नजर आया, इस वजह से इस पे हमने शामिल किया है। फिलहाल इनके कार्यकाल को जो लेकर लिखा गया है ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए ये सत्य है। और उन्हें चीन के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और सरकारी उद्योगों में व्यापक बदलाव का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है। ये भी सही है। उनके ही नेतृत्व में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता प्राप्त की थी। और यह भी कथन सही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मतलब इस संगठन के सदस्य चाइना कब बना था? 2001 में इनके नेतृत्व में। बात हम किनकी कर रहे हैं? झू रोंगजी की। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है, विकल्प नंबर डी में है ना। चलिए आइए अगले सवाल पर। 9 नंबर सवाल है कि 15 अगस्त 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के 97वें स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहां पर सही है। अभी 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए पहला कथन ये कहता है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इस वर्ष इसरो का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है ना। ये सवाल यहां पर कहा गया है। तो ये जो कथन है ना ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिएगा, इसरो की स्थापना से पूर्व भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित गतिविधियां एक संगठन थी, मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा था। तो वास्तव में इसरो के स्थापना से पूर्व मतलब जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य थे इसके माध्यम से संचालित हो रहा था, ये भी सत्य है। अब कथन 3 को देखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और इसरो की स्थापना में उनकी केंद्रीय भूमिका रही थी। वास्तव में ये पॉइंट आप लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे, ये भी सही है। चौथा कथन है, इसरो का जो मुख्यालय है ये मैसूर कर्नाटक में है। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। कर्नाटक के मैसूर में नहीं बल्कि ये बेंगलुरु में है। कथन 1, 2 और 3 यहां पर सही है। किस विकल्प में है? तो देखिएगा यहां पर 1, 2 और 3 विकल्प नंबर बी में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां इसरो की हम बात कर रहे हैं। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त जरा गौर कीजिए, नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, रॉस कॉस्मोस जो है ये आपको ध्यान रखना है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और CNSA चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। और पाकिस्तान की बात जवान पे आई है तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपारको। इतनी बातों को यहां ध्यान रखिए। और इसरो की प्रमुख उपलब्धियों में चंद्रयान मिशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 जो मिशन लॉन्च हुए हैं, तीनों कब लॉन्च हुए, किस रॉकेट के माध्यम से, और उस लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। पिछली बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ एस सोमनाथ थे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके स्थान पर डॉक्टर वी नारायणन मतलब इसरो के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा इसरो की बात यहां पर हो रही है
तो इसरो और जाक्सा, जो कि भारत और जापान दोनों की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका एक संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है, ल्यूपेक्स। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल आपको मैं जानकारी स्वरूप यहाँ आपके बीच रखा ताकि रिवीजन आपका हो जाए। आप लोग चाहे तो इसको देख लीजिए, मैं इसको बतलाने नहीं जा रहा हूँ, कई बार मैं डिस्कस ऑलरेडी किया हूँ, है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगस्त 2026 में भीषण सूखे और डेन्यूब नदी के जलस्तर में कमी के कारण किस देश ने अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दोनों रिएक्टर को बंद करना शुरू कर दिया है? एक तो जुलाई के अंत में ही बंद हो चुका है, देश का नाम हो जाएगा रोमानिया। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए यहां अगर हम रिएक्टर की बात करते हैं, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जो रिएक्टर हैं, रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए डेन्यूब नदी का पानी का उपयोग किया जाता है। तो अत्यधिक गर्मी और लंबे समय से जारी सूखे के कारण डेन्यूब नदी का जो जलस्तर है वो काफी नीचे जा चुका है। और यहाँ पर इसी को लेकर के, मतलब एक संकट की घड़ी में ये रिएक्टर को बंद किया गया। जुलाई के अंत में ये एक पहला रिएक्टर बंद किया गया और अभी हाल ही में दूसरा बंद करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये देश कौन सा है? तो ध्यान आप लोग रखिएगा, रोमानिया। और यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये चेरनावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी को अभी देश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो बंद किया जा रहा है ना। ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वही सारी चीजें आपके बीच हमने रखा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली खपत का लगभग 20% हिस्सा जो है वो कवर होता है। तो इससे ऊर्जा संकट या फिर ऊर्जा की जो एक प्रकार की अनुपलब्धता है, मतलब जो एक प्रकार से रेगुलरिटी है, उसमें थोड़ी समस्या देखने को मिल सकता है। आपूर्ति में ये एक प्रकार की बाधा बन सकती है। अगस्त 2026 में कोलकाता में आयोजित कन्या रत्न दिवस, ध्यान रखिए, अगस्त 2026 में कोलकाता में आयोजित कन्या रत्न दिवस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र प्रायोजित योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा की है? देखिए इसका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या फिर योजना। एक सवाल अगर हम आपसे पूछें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में सोनीपत हरियाणा से। याद रखिएगा, कोई भी योजना को लेकर सवाल ऐसे अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2015 में सोनीपत हरियाणा से। आइए अगले सवाल पर। सार्वजनिक डेटा को एक ही स्थान पर आसानी से खोजने और उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, देखिए इस उद्देश्य से तथ्य कोश प्लेटफॉर्म जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहां समाप्त होता है। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको यहां से सीखने को मिला। अच्छा, ये रहा आज के क्लास का प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए वहां पर कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। और हमारे कुछ लेटेस्ट कोर्स हैं जो आप ले सकते हैं। और ये तमाम कोर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।